हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं मुशिंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाला है 11th ज्योग्राफी का थर्ड यूनिट। ओके, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डीपेस्ट ड्रिल ऑन द अर्थ कोला। डीपेस्ट ड्रिल जो है अर्थ के ऊपर वो कोला है। ओके, और आर्कटिक ओशियन में है ये प्रेजेंट, विच इज 12 किलोमीटर इन डेप्थ, जिसकी डेप्थ जो है वो 12 किलोमीटर है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ रशिया के ऊपर ये लाई करती है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा का है यहाँ पे, ये जो हमारे ज्योग्राफी में नहीं दिया गया है 11th ज्योग्राफी में, थोड़ा सा मैंने विकीपीडिया से निकाला हुआ है। सो नॉर्थ वेस्ट के रशिया में ये लाई करती है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ रशिया। देन नॉर्थ के इसके बैरन सी है, और ईस्ट में देखा जाए तो व्हाइट सी है। सो इधर इधर नॉर्थ है, ओके फॉर एग्जाम्पल, और ईस्ट में ये व्हाइट सी है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट मुरमंग ओब्लास्ट का बहुत सारा रीजन इसने कवर करके रखा है, मुरमंग ओब्लास्ट। ओके, सो ये थोड़ी सी चीज़ है। सो ये स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, यूजिंग वोल्केनिक इरप्शन, ये वोल्केनिक इरप्शन का जो मटेरियल होता है, कैन वी डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द मैग्मा, तो नहीं डिटरमाइन कर सकते। ओके, सो हम इसकी डेप्थ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा हो गया। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर चले जाते हैं, वैसे वैसे जो बोलते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों बढ़ने लगती है। सो सही है, अर्थ का टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी तीनों की तीनों चीज़ें बढ़ने लगती है जैसे कि जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, घुसते हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है। ओके, इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बनते रहते हैं। सो आपको याद रखना है ऐसे कंसेप्ट। देन नेक्स्ट, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी आर द डायरेक्ट सोर्सेज फॉर फाइंडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए, ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और सिस्मिक एक्टिविटी हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी, दीज आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज फॉर फाइंडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, सो दीज आर नॉट डायरेक्ट सोर्सेज। तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट सोर्सेज है। ओके, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। सो कौन कौन से ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज। सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन when gravitational readings different from the expected values, for example ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमने ग्रेविटेशनल रीडिंग लिए हुए हैं, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल रीडिंग 47 आएगी। ओके, लेकिन ग्रेविटेशनल रीडिंग कुछ तो 12 आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल रीडिंग है हमारी, वो एक्सपेक्ट जो हमने की थी वह नहीं है, तो उसको बोलेंगे ग्रेविटी एनोमैली। ओके, उसको ग्रेविटी एनोमैली बोलते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। देन थर्ड, द पॉइंट ऑन द सर्फेस वेयर द एनर्जी रिलीज्ड, एक पॉइंट होता है सरफेस के ऊपर जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते उसको एपिसेंटर। ओके, एपिसेंटर नहीं बोलते उसको बोलते हैं फोकस। ओके, फोकस बोलेंगे या फिर हाइपोसेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर बोलेंगे या फिर फोकस बोलेंगे। सो दोनों में से कुछ बोला जाता है। ओके, एपिसेंटर किसको बोलते हैं अभी वो भी हमको पता होना चाहिए कि एपिसेंटर जो है वो फोकस के पास, सबसे पास में का पॉइंट जो होता है वो एपिसेंटर होता है। फोकस के सबसे पास में का पॉइंट एपिसेंटर। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो है वो वेव्स एक्सपीरियंस करती है एपिसेंटर पे। ओके, सो एपिसेंटर इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस एंड वेयर द वेव्स एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। ओके, सो वो एपिसेंटर हो गया। सो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जैसे फोकस और हाइपोसेंटर चाहिए यहाँ पे, इन दोनों में से कुछ चाहिए एक। ओके, सो द पॉइंट ऑन द सर्फेस वेयर द एनर्जी रिलीज्ड कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर। देन नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वेव्स विच आर ऑफ टू टाइप्स, सरफेस वेव्स एंड बॉडी वेव्स। देखिए, सिस्मोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड करता है, बोलता है अर्थक्वेक वेव्स को, जो कि दो टाइप की होती है, सरफेस वेव्स होती है और एक बॉडी वेव्स होती है। तो सही है, सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स दो प्रकार की वेव्स होती है। द नेक्स्ट, सरफेस वेव्स इंट्रैक्ट सरफेस रॉक्स, तब जाके बॉडी वेव्स फॉर्म होती है, ऐसा बोलता है। ओके, सो दोबारा देखते हैं हम क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखिए सरफेस वेव्स बोलता है कि इंटरेक्ट होती है सरफेस रॉक्स के साथ, तब बॉडी वेव्स फॉर्म होती है। तो ये रॉन्ग है। जब बॉडी वेव्स जो होती है वो सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट होती है, तब हमारा जाके सरफेस वेव्स फॉर्म होता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगर ऐसा रहेगा तो, अदरवाइज ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, व्हेन बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स देन इट विल फॉर्म द सरफेस वेव्स। देन नेक्स्ट सामने चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ द वेव्स डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, हायर द डेंसिटी हायर द वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी जो होती है वेव्स की बोलता है। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग यहाँ पे। ओके, पहले बोल दिया मैंने, और सो ये स्टेटमेंट सही था। और ये वेलोसिटी वेव्स जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वेव्स की, वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अगर डेंसिटी हायर हो जाती है तो वेलोसिटी भी हायर होगी। सो ये स्टेटमेंट हमारा थर्ड सही है। देन नेक्स्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के बारे में। ये तो एज इट इज रट्टा होना चाहिए, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं इसके ऊपर। ओके, तो मतलब बहुत 12 क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर यूपीएससी में। देन प्राइमरी वेव्स क्या होती है और सेकेंडरी वेव्स क्या होती है। ओके, सो प्राइमरी वेव जो होती है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी वेव्स, सो इट्स अ लिटिल स्लोअर। ओके, साथ ही साथ में देख रहे हो हम। देन
प्राइमरी वेव्स ट्रैवल फ्रॉम गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, तीनों में से पास होती है प्राइमरी वेव। और यहाँ पे जो सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास होती है। किससे? सिर्फ सॉलिड मटेरियल से। देखिए एस है यहाँ पे भी एस है, तो सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास होने वाली वेव्स है एस वेव। देन लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पे जो है वो आखिरी में रिपोर्ट करती है सिस्मोग्राफ पे, और ये पहले ही रिपोर्ट कर देती है प्राइमरी वेव। ओके, और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माना जाता है सरफेस वेव्स को। ओके, सो सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। और पी वेव जो है वो पैरेलल में वाइब्रेट होती है। यहाँ पे देखिए पैरेलल का साइन लगा हुआ है। पी वेव जो है वो पैरेलल में वाइब्रेट होती है along the direction of the waves. So P wave vibrate parallel along the direction of the wave. Okay, वेव्स के डायरेक्शन के पैरेलल में जो है P वेव जो है वो वाइब्रेट होती है, और S वेव जो है वो परपेंडिकुलर टू द वेव। ओके, सो ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होती है टू द वेव। देन ये क्रस्ट और ट्रफ जो है वो फॉर्म करती है इस तरीके से। और इसका शैडो जोन जो है, शैडो जोन मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। शैडो जोन जो है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द पी वेव्स। पी वेव्स का शैडो जोन जो है वो लेस होता है। ओके, पी वेव्स हैविंग द लेस शैडो जोन देन द एस वेव्स। सो इंपॉर्टेंट, देखिए इसका शैडो जोन जो मतलब 40% ऑफ द अर्थ सरफेस को ये ले लेता है शैडो जोन में। दैट इज 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक। ओके, दैट इज द शैडो जोन ऑफ द एस वेव्स। एस वेव्स का शैडो जोन पी वेव्स से शैडो जोन से ज्यादा है। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब जब बाउंस बैक होता है तब रिफ्लेक्शन। इसका मतलब वेव्स जो होती है वो जब बाउंस बैक होती है तब उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब वेव्स जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। मैंने शैडो जोन बोला था आपको बताने के लिए, तो वो बोलता हूँ क्या है। द जोन वेयर द वेव्स नॉट रिपोर्टेड, वेव्स जहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं करती है ऐसा जोन शैडो जोन बोला जाता है उसको। ओके, सो द जोन वेयर द वेव्स नॉट रिपोर्टेड उसको शैडो जोन बोला जाता है। तो शैडो जोन एस वेव्स का 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है। ओके, सो ये वाला रीजन जो होगा यहाँ का इतना 40% वाला रीजन, वहाँ पे हमारी जो एस वेव्स है वो दिखेंगी ही नहीं हमको। सो दैट इज व्हाट शैडो जोन। द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव द पी वेव्स। 105 डिग्री के बाद में जो है वो पी वेव्स जो है हमको दिखेंगी नहीं। 105 डिग्री सेल्सियस तो नहीं बोला ना मैंने, अगर बोला होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट वन। सिर्फ 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री है। ओके, सो इतने जोन में जो है शैडो जोन है दैट इज एस वेव्स का। और जोन वेयर, हाँ जोन, वो शैडो जोन क्या होता है कि जहाँ पे वेव्स जो है वो रिपोर्ट नहीं करती उसको शैडो जोन बोला जाता है। इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री के सामने जितना भी जोन है तो वहाँ पे पी वेव्स जो है वो रिपोर्ट नहीं करती, तो ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। सो ये जो है स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इंटायर जोन बियॉन्ड अभी बोला मैंने कि जैसे 105 से लेके 105 तक जो रीजन होता है वहाँ पे एस वेव जो है वो रिपोर्ट नहीं करती। ओके, सो यहाँ पे होना चाहिए इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव्स। दोबारा बोलता हूँ यहाँ पे 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव्स। ओके, यहाँ पे एस वेव्स चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। देन 105 डिग्री से 145 डिग्री तक शैडो जोन फॉर बोथ द वेव्स, दोनों वेव्स के लिए शैडो जोन होता है बोलता है। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो सही है। सो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट सही रहा है यहाँ पे। शैडो जोन ऑफ द पी वेव्स इज मच ग्रेटर देन द शैडो जोन ऑफ द एस वेव्स। आप ही बताइए सही है क्या? अभी मैंने बोला था कि शैडो जोन जो है एस वेव का वो ग्रेटर है पी वेव से। ओके, शैडो जोन जो है एस वेव का ग्रेटर है पी वेव से। सो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा? ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ये सही हो जाएगा, दैट इज एस वेव्स का जो शैडो रीजन है वो पी वेव्स से ज़्यादा है। देन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ओके, लर्निंग है, सो हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, ओके, सिर्फ लर्निंग है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। सो टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है एक, उसमें स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन। जब फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग में जब स्लाइडिंग होती है रॉक्स की तो उसको बोला जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। देन वोल्केनिक अर्थक्वेक होता है कन्फाइंड एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनोस। ये एक्टिव वोल्केनोस के एरिया तक ही कन्फाइन करता है, मतलब उसी रीजन में ये रहेगा वोल्केनिक अर्थक्वेक। रिजर्वायर जो है, रिजर्वायर आर चाहिए यहाँ पे, रिजर्वायर प्रोड्यूस्ड। ओके, रिजर्वायर प्रोड्यूस्ड अर्थक्वेक इन एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वायर के एरियाज में ये रहता है। ओके, सो वेरी सिंपल, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक एंड रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। अब देखिए अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दो स्केल का यूज किया जाता है, एक तो मैग्नीट्यूड स्केल होती है और दूसरी होती है इंटेंसिटी स्केल। ओके, मैग्नीट्यूड स्केल, इंटेंसिटी स्केल। अब मैग्नीट्यूड स्केल जो होती है उसका नाम है रिचर स्केल। ओके, मैग्नीट्यूड स्केल, रिचर स्केल, जो कि एनर्जी को मेजर करती है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। ओके, सो मैग्नीट्यूड स्केल, रिचर स्केल, दैट इज रिचर स्केल, ओके, विच मेजर्स द एनर्जी, और
ये जो है वो 0 से 10 के बीच में एनर्जी को मेजर करती है, मतलब इसका जो मेजरमेंट है वो 0 से 10 के बीच में होता है। 8 के ऊपर के जो होते हैं 8+, वो रेयर होते हैं। 8 के ऊपर का अगर आ गया तो वो बहुत बड़ा होगा, और अगर उससे कम आ गया 5 पॉइंट समथिंग तो वो थोड़ा सा मतलब सिर्फ धक्का देके चला जाएगा। ओके, देन इंटेंसिटी स्केल। इंटेंसिटी स्केल मतलब इंटेंसिटी स्केल जो है वो मर्कली एक साइंटिस्ट के नाम पे है, और वो डैमेज को दर्शाती है, विजिबल डैमेज को दर्शाती है, जैसे 0 से 12। ओके, सो मतलब विजिबल डैमेज मतलब कितना डैमेज हुआ है वो इंटेंसिटी स्केल से हमको पता है, कितनी इंटेंसिटी थी इसका मतलब। ओके, 0 से 12 तक इसका मेजरमेंट होता है। सो इसका 0 से 10, इसका 0 से 12। सुनामीज आर द वेव्स जनरल। ओके, सो यह क्वेश्चन है यहाँ पे। सो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। सुनामीज आर द वेव्स जनरेट चाहिए यहाँ पे, जनरेट बाय अर्थक्वेक इटसेल्फ। सुनामी जो है वेव है वो अर्थक्वेक की वजह से बोलता है जनरेट होती है, नहीं, वो ट्रेमर की वजह से जनरेट होती है। ओके, किसकी वजह से? ट्रेमर की वजह से। सो डायरेक्टली अर्थक्वेक वेव्स की वजह से वो जनरेट नहीं होती है। सुनामीज आर द वेव्स जनरेट बाय द ट्रेमर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 किलोमीटर है, और कंटिनेंटल क्रस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, 30 किलोमीटर तक होती है। ओके, कंटिनेंटल क्रस्ट। तो आपको ये पूछा जाएगा कि किसकी थिकनेस ज्यादा है, तो यहीं से पता चल जाएगा आपकी ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द कंटिनेंटल क्रस्ट। सो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ओके, ओशियनिक क्रस्ट जो है वो ज्यादातर बसाल्ट से बनी हुई है। ओके, और हिमालय अगर देखेंगे तो हिमालय की जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो नियर अबाउट 70 किलोमीटर है। मतलब जो हमने 30 किलोमीटर जो बोला है, कंटिनेंटल क्रस्ट जो होती है हमारी 30 किलोमीटर, वो एवरेज है, कभी कभी ज्यादा भी होती है। दैट इज हिमालय में 70 किलोमीटर है क्योंकि वो माउंटेनस रीजन है। ओके, सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर दैन द कंटिनेंटल क्रस्ट। इन दो स्टेटमेंट में से हमको बताना है कि तीन स्टेटमेंट्स में से हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मेंटल अपर पोर्शन, मेंटल का जो अपर पोर्शन है उसको एस्ट्रोनोस्फीयर बोला जाता है, तो यहाँ तक तो सही है। ओके, मेंटल देखिए 2900 किलोमीटर तक होता है, और एस्ट्रोनोस्फीयर जो है वो 400 किलोमीटर तक का लेयर है। सो मेंटल्स अपर पोर्शन कॉल्ड एस्ट्रोनोस्फीयर विच इज स्ट्रॉन्ग। देखिए स्ट्रॉन्ग नहीं होता एस्ट्रोनोस्फीयर, एस्ट्रोनोस्फीयर जो है वो वीक होता है, क्योंकि एस्ट्रोनो मतलब ही वीक होता है। ओके, सो ये जो है स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। सेकंड स्टेटमेंट में क्या पता चलता है? डेंसिटी ऑफ मेंटल इज लोअर देन क्रस्ट। क्या मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट की डेंसिटी से लोअर होती है? जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, क्योंकि मेंटल की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द क्रस्ट। सो ये आपको याद में रखना है, और एस्ट्रोनोस्फीयर जो होता है वो वीक होता है। देन क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को अगर कंसिडर करेंगे सो वो लिथोस्फीयर फॉर्म करेगा। ये स्टेटमेंट सही है? सही है। ओके, देन नेक्स्ट सामने चलते हैं। कोर, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है। कोर के ऊपर चलते हैं। हमने सबसे पहला लेयर देखा दैट इज क्रस्ट, दूसरा लेयर देखा दैट इज मेंटल, एंड तीसरा दैट इज कोर। कोर का जो आउटर लेयर होता है वो लिक्विड होता है, और इनर जो होता है वो सॉलिड होता है। 2900 से 6300 किलोमीटर तक वो अंदर दबा हुआ है। ओके, 2900 किलोमीटर तक हमको पता है कि मेंटल है, 2900 से 6300 तक हमारा कोर है, और ये बना हुआ है निकेल और आयरन से। आयन निफे बोलेंगे उसको। ओके, निके और आयन दैट इज निफे बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर दैट इज निफे। तो ये लर्निंग था, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, द नेक्स्ट, द मटेरियल रीचेस ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू द वोल्केनिक इरप्शन। अगर मटेरियल जो है वो रीच करता है अर्थ सरफेस को वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा, इंक्लूड नाइट्रोजन कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, सल्फर होता है, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है, आर्गन होता है। सो जो कंपाउंड्स होते हैं आपको पूरे याद रखने हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले नाइट्रोजन बताया, सल्फर, देन माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन। ओके, सबके सब याद रखने हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन। देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के टाइप्स कौन कौन से यहाँ पे देखते हैं। शील्ड वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो है, एक कैल्डेरा है। ओके, सो शील्ड वोल्केनो क्या है? शील्ड वोल्केनो जो है वो लार्जेस्ट है। ओके, लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज ऑन द अर्थ। सो शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट वोल्केनोज ऑन द अर्थ। मोस्टली बसाल्ट होता है और बहुत ही ज्यादा फ्लूइड होता है। अगर देखिए फॉर एग्जांपल पानी है आपके पास, पानी अगर आपने डाल दिया जमीन पे तो वो क्या हो जाएगा? स्टीप नहीं करेगा। ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आइसक्रीम है, आइसक्रीम अगर आपने डाल दी तो वो स्टीप कर जाएगी ऐसे ऐसे। ओके, सो मतलब ऐसे खड़े रहेगी आइसक्रीम, जो पानी है वो ऐसा फैल जाएगा, तो फ्लूइड अगर होगा तो स्टीप नहीं रहेगा। ओके, सो दैट इज शील्ड वोल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑन द अर्थ। देन मोस्टली बसाल्ट, वेरी फ्लूइड, बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं तो स्टीप नहीं करेंगे। देन लो एक्सप्लोजिविटी, बहुत लो एक्सप्लोजिविटी, मतलब एक्सप्लोजिव कम होते हैं ये, लेकिन अगर इसमें पानी गिर जाता है तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में एक्सप्लोड करेंगे। ओके, सो वैसे तो लो एक्सप्लोजिविटी है, लेकिन अगर वाटर डालते हो तो आप बहुत एक्सप्लोड करेंगे।
और ये सिंडर कोन को फॉर्म करते हैं। कौन सा कोन? सिंडर कोन को। आपको याद रखना है, शील्ड वोल्केनो सिंडर कोन को फॉर्म करते हैं। हवाईयन यूएसए इज एग्जांपल ऑफ दैट वन। ओके, हवाईयन यूएसए इज एग्जांपल ऑफ दैट वन। देन नेक्स्ट कंपोजिट वोल्केनो, ये लर्निंग है। ओके, लर्निंग में देख रहे हैं हम ये सब कुछ, क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, देन कंपोजिट वोल्केनो के बारे में देखते हैं। ये कूलर होता है इससे, एज कम्पेयर टू शील्ड वोल्केनो कूलर होता है, मोर विस्कस होता है। और विस्कस होने के कारण क्या हो जाएगा? वो स्टीप हो जाएगा। ओके, एक्सप्लोजिव इरप्शन, इसका इरप्शन भी जो है वो एक्सप्लोजिव है। देन पायरोक्लास्ट प्लस ये पायरोक्लास्ट और जो एशेस होते हैं। ओके, पायरोक्लास्ट अगर एशेस होते हैं, पायरोक्लास्ट एंड एशेस जो है वो ग्राउंड में चले जाते हैं और वहाँ पे लेयर फॉर्म करते हैं। ओके, और एक कंपोजिट वोल्केनोज बनाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट वोल्केनोज जो है, कंपोजिट वोल्केनोज तो कंपोजिट वोल्केनोज ही बनाएंगे। सो पायरोक्लास्ट और एशेस जो है कंपोजिट वोल्केनो के, वो अंदर जाके क्या बनाते हैं? तो लेयर बनाते हैं। तो नेक्स्ट कालेरा जो है, कालेरा मोस्ट एक्सप्लोजिव है। सबसे ज्यादा एक्सप्लोड करने वाला कौन सा है? तो कालेरा। ओके, इसका मैग्मा चैम्बर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सो यू नीड टू नो दैट मोस्ट एक्सप्लोजिव दैट इज कालेरा। मैग्मा चैम्बर इसका ह्यूज होता है। और तीसरी चीज यहाँ पे क्लोज टू द विसिनिटी, एरिया के पास में होता है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाहर इरप्ट हुआ तो इसका मतलब विसिनिटी, अपने विसिनिटी में ही रहेगा वो, क्योंकि उसका फोर्स जो है वो ऊपर जाने का बहुत ज्यादा होता है। तो फोर्स ऊपर जाने का बहुत ज्यादा हो गया तो वो नीचे अपने विसिनिटी में ही लाई करेगा, इतना मतलब इसी एरिया में लाई करेगा। ओके, ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो है वो बसाल्ट रॉक से बना हुआ है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रॉक से बना हुआ है। देखिए, वोल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक होते हैं, दो टाइप के रॉक होते हैं, वोल्केनिक और प्लूटोनिक। सो वोल्केनिक जो है वो सरफेस पे जाके कूल होता है, तो उसको वोल्केनिक बोला जाता है। और प्लूटोनिक रॉक वो होते हैं जो कि क्रस्ट के अंदर ही कूल हो जाते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक? दैट इज वोल्केनिक रॉक्स कूल्स ऑन द सरफेस एंड प्लूटोनिक रॉक्स कूल्स इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, सो उसको बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में इंट्रूसिव फॉर्म्स होते हैं सबसे पहले तो, जैसे अभी भी मैंने बोला, लावा कूल्स विद इन द क्रस्ट। सो वोल्केनिक लैंडफॉर्म दैट इज इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब होता है कि अंदर के अंदर, दैट इज विद इन द क्रस्ट। देखिए, बैथोलिथ, लोकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्स, शीट एंड डाइक। ओके, सो ये जो है वो सभी अर्थ के अंदर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबके बारे में। सो बैथोलिथ मतलब क्या होता है? मैग्मा जब कूल होता है इनसाइड द अर्थ, और जब डेनोडेशन होता है, डेनोडेशन मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ऊपर की परत जो है वो हट जाती है एक तरीके से। ओके, सो डेनोडेशन हो गया। सो ऊपर की परत जब हट जाती है तब बैथोलिथ आपको दिखने को मिलता है। ओके, सो जो कूल हुआ मैग्मा है इनसाइड द क्रस्ट वो आपको दिख जाता है डेनोडेशन के बाद में। सो दैट इज व्हाट बैथोलिथ। ओके, और बैथोलिथ जो है वो ग्रेनाइट से बनता है। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, बैथोलिथ ग्रेनाइट से बनता है। मैग्मा कूल्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अपीयर्स ऑन द डेनोडेशन। डेनोडेशन होने के बाद में वो अर्थ के ऊपर अपीयर होता है, आपको दिखने लगता है वो। लोकोलिथ क्या होता है? लोकोलिथ आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डोम शेप्ड होता है। इंट्रूसिव तो सभी होता है, मतलब सभी इंट्रूसिव ही है। डोम शेप्ड होता है, कंपोजिट वोल्केनो की तरह दिखता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकोलिथ जो है वो डोम शेप्ड होता है एंड इट लुक्स लाइक द कंपोजिट वोल्केनो। देन नेक्स्ट लैपोलिथ क्या होता है? जब लावा हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है और वो सॉसर शेप दिखने लगता है, सॉसर शेप दिखने लगता है, दैट इज कॉन्केव टू द स्काई बॉडी। स्काई बॉडी को अगर कॉन्केव दिखने लगता है, सो दैट इज सॉसर शेप्ड, दैट इज लैपोलिथ सॉरी। देन फैकुलिथ क्या होता है? वेवी मटेरियल होता है, फिर वेवी मास होता है, सो दैट इज फैकुलिथ। देन सिल्स जो होते हैं वो थिक होता है, और शिट जो होता है वो थिनर होता है। ओके, सिल थिक होता है और शिट जो होता है वो थिनर होता है। डाइक जो होता है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। डाइक्स जो है वो ग्राउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है और इनका वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। डाइक हैज अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको पता चलेगा। देखिए, लोपोलिथ है, दैट इज सॉसर शेप्ड। ओके, सो लोपोलिथ हो गया। बाद में ये हो गया सिल, ये पता चल जाएगा ये आपको सील है। ओके, ये वाला सील है। उसके बाद में डाइक कैसे होता है वो भी आपको दिख जाएगा, ये डाइक है। फैकुलिथ क्या होता है? ये देखिए फैकुलिथ, यहाँ पे ये फैकुलिथ है, ये वाला रीजन जो है फैकुलिथ है, ऐसा और ऐसा। उसके बाद में लैकुलिथ क्या होता है? ये डोम शेप्ड, जैसे बोला कंपोजिट वोल्केनो की तरह होता है, वो यहाँ पे है। सो सब के बारे में तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। पैरासिटिक कोन क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, जो कि हमने पढ़ा भी नहीं है। सो ये डायग्राम बहुत ही अच्छी दी हुई है, और ये डायग्राम है मुझे लगता है इसमें से, क्या बोलते हैं उसको, जीसी लियोंग में से। ओके, सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको पढ़ोगे तो। ओके, सील्स हो गया, फैकुलिथ हो गया, देन लैकुलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, और सब कुछ तो यहाँ पे बता दिया है। देन एक चीज़ और यहाँ पे बताने की, बैथोलिथ क्या होता है? ये देखिए बैथोलिथ मतलब जब ये बैथोलिथ है यहाँ पे। ओके, जब ये रीजन जो है वो निकल जाएगा ऊपर का, तो जो दिखने लगेगा हमको दैट इज बैथोलिथ, और ये ग्रेनाइट से बना हुआ होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।
आई लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। जिस लियोंग की सीरीज जल्दी स्टार्ट करूंगा मैं, जब मैं स्टार्ट करूंगा मेरा पढ़ना जिस लियोंग के बारे में। ओके, सॉरी फॉर लेट। ओके, हैव अ नाइस डे।